पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया के संदर्भ में। मनीष सिसोदिया ने आज सुबह सुबह बताया, कमाल हो गया, देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल ने उन्हें ऑफर भेजा है। और ऑफर क्या भेजा है? ऑफर ये भेजा है कि छोड़ो अब आपको और आओ हमारे साथ को, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन जाओ और अपने सारे किए धरे पर पानी फिरवा लो। अर्थात जो भी आपने गोलमाल किया हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है, वो सब कुछ रफा दफा हो जाएगा। ना कोई सीडी होगी, ना कोई ईडी होगी, ना कोई सीबीआई होगी, कुल मिलाकर सब कुछ साफ हो जाएगा। आओ अपने साथ पर्याप्त विधायक भी लेकर आओ और सरकार में मुख्यमंत्री बन जाओ, ऐसा दावा मनीष सिसोदिया ने किया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बोल रहे हैं, रात में कोई सपना देख लिया और उस सपने को हकीकत मान लिया और इसके साथ इस प्रकार की बात कहने लगे। भारतीय जनता पार्टी को मनीष सिसोदिया जैसे लोगों की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसा भाजपा के दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा ने सार्वजनिक बयान भी दे दिया। लेकिन मामला दिलचस्प है। कुल मिलाकर शराब के मसले पर लेकर सियासत गर्म है और शराब के मसले पर जवाब देने की जगह शिक्षा और हेल्थ को लेकर उत्तर गढ़े जा रहे हैं। पर इन सब के बीच में आज का ये प्रस्ताव क्या वाकई हवा में है या अतीत की कुछ घटनाएं देखें तो भरोसा करने का मन देश की जनता का हो भी जाता है। भाई हो भी सकता है भाजपा ने ऐसा प्रस्ताव दे भी दिया हो, क्योंकि जो कुछ मध्य प्रदेश में हुआ, जो कुछ अन्य राज्यों में भी देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं जहन में आता है, हो सकता है। तो इसी हो सकता है पे ही बात करेंगे। दोनों पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, तो सीधे उनके पास रुख करते हैं। हमारे साथ में सतीश लाखेड़ा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही नरेंद्र कुमार जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र कुमार जी से समझे उस प्रस्ताव के संदर्भ में, उस ऑफर के संदर्भ में, उससे पहले सुनते हैं मनीष सिसोदिया जी ने कहा क्या। कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको दो ऑफर है, एक तो ये कि आपके सीबीआई ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना यह है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अभी वो बोल रहे हैं मैसेज आया, किसका आया? सुबह से लोग शाम होने को आई, अभी तक किसी ने नहीं बताया। हमारे साथ में सम्मान्य नरेंद्र कुमार जी हैं। नरेंद्र कुमार जी आप ही बताइए ना, किसका आया? थोड़ा पता तो चले देश को, कौन भारतीय जनता पार्टी का ऐसा वजनदार नेता है जो सीधे मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने की गारंटी दे रहा है। नरेंद्र जी शायद आपने म्यूट का बटन दबाया हुआ है, उसे अनम्यूट कर देंगे। आवाज आ रही है सर? जी नरेंद्र जी। जी जी। मैं द्विवेदी जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज जो मनीष जी ने कहा वो पूरे देश में एक तरीके से जैसे मिस्टर इंडिया की तरह काम करते हैं ना, कि पीछे से गए चुपचाप इनविजिबल होके और लोगों से सेटिंग बनाई, सरकारें तोड़ी, सरकारें गिराई और काम हो गया। जिस तरह से आपने देखा मध्य प्रदेश में देखा, आपने देखा कि बंगाल चुनाव के दौरान किस तरह से शुभेंदु अधिकारी को अपनी तरफ लाया गया, आज वो विपक्ष के नेता हैं। इसी तरह से आपने देखा आसाम में हेमंत विश्व शर्मा जी हैं, आज वो सीएम हैं। तो इस तरह से बहुत सारे नाम हैं इस तरह से, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में उनको लाया गया। पहले भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ी हुई थी, सरकार उनके पीछे, उनकी जांचें चल रही थी और बाद में उनकी सारी जांचें बंद हो गई। तो ये खुला है एकदम। मनीष जी ने सारा खुलासा जो किया है, अब ये तो उनसे जानने का प्रयास करिए कि वो उनको कौन लेके आया था पार्टी में, उनसे भी तो पूछना पड़ेगा ना कि भाई आपको पार्टी में कौन लेके आया था, ये जानने का प्रयास करें, थोड़ा सा उनसे भी सवाल पूछा जाए। तो ये जो पूरी की पूरी साजिश चल रही थी सरकार गिराने की दिल्ली में, उसका पर्दाफाश मनीष सिसोदिया जी ने कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जो नापाक इरादे हैं और जिस तरह से ये काम करते हुए लोगों को डरा धमका करके जो लोग देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा रहे हैं, उस पर तो सबको प्रशंसा करनी चाहिए थी। मोदी जी को बुला करके प्रोत्साहन देना चाहिए था, लेकिन ना दीजिए प्रोत्साहन, लेकिन कम से कम इतनी घटिया हरकत मत करिए आप लोग कि आप लोग
एक अच्छी खासी जो जनता के लिए समर्पित सरकार है, जिसने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सब पे काम किया दिल्ली के लोगों के लिए, और एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जिस मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, हर राज्य में हो रही है। और आज देखिए कि उसी को देखते हुए पंजाब में भी हमारी नरेंद्र जी, सरकार मैं थोड़ा अभी भी आपकी बात को समझ नहीं पा रहा। आपसे सवाल पूछता, उत्तर आप कुछ दे रहे हैं। हमने बहुत विनम्रता पूर्वक जानना चाहता, देश हित में जानना चाहता, और उस आम आदमी पार्टी से जानना चाहता जो शुचिता की पक्षधर बताई जाती है, जो पारदर्शिता की पैरोकार है, जो हर चीज साफ सुथरे तरीके से करती है। केवल इतना जानना चाहा कि माननीय मनीष सिसोदिया जी, सम्मान्य उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, ये बता रहे हैं कि भाजपा से उन्हें प्रस्ताव मिला। किससे मिला? केवल इतना सा सवाल है। आपने इतना लंबा चौड़ा वक्तव्य दिया, ये नहीं बताया किसने दिया। पूरी गंभीरता इस बात पर है, या अपने ही किसी साथी से मैसेज कराकर उसको भाजपा के नाम मढ़ दिया? सीधा संदेह ये पैदा होता है। तो आपसे विनम्रता पूर्वक है कि क्या मनीष सिसोदिया ने देश को नहीं बताया, आप लोगों को तो बताया? किससे प्रस्ताव आया, ये सवाल है। मनीष जी ने बताया ना, मनीष जी ने बताया कि उन लोगों ने आके क्या कहा जी। उन्होंने कहा कि हमने ही शुभेंदु अधिकारी को ज्वाइन कराया, हमने ही हेमंत विश्व शर्मा को ज्वाइन कराया। अरे किसने कराया? जिनका नाम तो होंगे कोई, या अदृश्य ताकतों से बात करने का हुनर आ गया है मनीष कुमार सिसोदिया जी को, कि लोग दिखते नहीं है पर फिर भी वो बात कर लेते हैं। ये जो हमारे यहाँ कहा जाता है आत्माओं से संवाद, क्या मनीष सिसोदिया जी ऐसी कोई हुनर में भी पारंगत हो गए हैं? थोड़ा बताइए तो सही, लोग जानना चाहते हैं इस विषय में। ये प्रस्ताव किसका था भाजपा से? कि उनको किसने ज्वाइन कराया था हम भी बता देंगे, मनीष जी भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब आएगा सामने, सब आएगा सामने। बार बार नरेंद्र कुमार जी नहीं बोल रहे, पर सतीश लाखेड़ा जी मेरे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के इतने कुशाग्र राजनीतिज्ञ, दिल्ली का नाम दुनिया में जिन्होंने रोशन किया, ऐसा दावा आम आदमी पार्टी करती है। ऐसे मनीष सिसोदिया जी के लिए आपने कालीन बिछा दिया है सतीश जी, ऐसा दावा आम आदमी पार्टी ने आज किया है। किसके द्वारा बिछाया गया? आपको जानकारी हो गई कि आपकी पार्टी के बीच से कौन प्रस्ताव लेकर गया? मनीष सिसोदिया जी जो बात कह रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, कितना असत्य है? थोड़ा रोशनी मिले सतीश जी। हिमांशु जी, जी आम आदमी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी से ऐसी क्या रिश्तेदारी है जी। क्या ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर है कि जब उन्हें फोन आ गया, उन्हें ऑफर दे दिया गया है, तो वो उस आदमी का नाम, वो फोन नंबर जारी नहीं कर रहे हैं? और मेरी आज की दूसरी तीसरी डिबेट है जिसमें मैं देख रहा हूं, और भी डिबेट टीवी पे देख रहा हूं, आम आदमी पार्टी के सभी प्रवक्ता भाइयों को एक पर्चा पकड़ा दिया गया है। आप फाहियान वेंसान की तरह पूरे दुनिया का भ्रमण कीजिए, मोदी जी के बराबर केजरीवाल जी की लोकप्रियता बताइए, आपसे सब डर गए हैं, ये नैरेटिव सेट कीजिए, मगर मुद्दे पे मत आइए। आज हमने पत्रकार वार्ता करके आपसे तीखे सवाल पूछे जी। हमने कहा है कि मनीष सिसोदिया जी ने होटल में शराब माफियाओं से मुलाकात की। हमने पूछा है कि अरोड़ा बंधु विजय नागर अर्जुन पांडे से आपका क्या रिश्ता है। हमने पूछा है आपने 3 करोड़ रुपए प्रति जोन लिए, 32 जोन में आपने शराब की बिक्री की है। उसके अलावा हमने कहा प्रत्येक दुकान से आपने शराब माफिया के साथ तय किया कि 3 लाख रुपया आप हमें दीजिए, और शराब बिक्री का जो अभी तक आबकारी नीति में 2% कमीशन है उसे 12% कर दीजिए। हमने आप पे आरोप लगाए हैं, हम आपको तथ्य भी देंगे। आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। आप कह रहे कि गुजरात से डरे हैं। अरे भाई, कुछ दिन पहले उत्तराखंड के चुनाव हुए थे, गोवा के चुनाव हुए थे, 70 के 70 सीटों पे जमानत जब्त हुई थी और आपकी सारी पार्टी भाग करके अन्य पार्टियों में शामिल हो गई। इसलिए बड़ी बड़ी बातें करना, और ये बड़ी बात कैसे करेंगे? ये अन्ना के मंच पे तीसरी क्रांति का झंडा नहीं लहरा रहे हैं, ये तीसरी बार के मुख्यमंत्री बन के दिल्ली में बैठ के बात कर रहे हैं। मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, आए, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, साथ में सरकार बनाई, मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, सब कुछ ले लिया। आप पे क्या भरोसा किया जाए? मोदी जी के साथ प्रामाणिक व्यक्तित्व बनना पड़ता है और प्रामाणिक नेतृत्व खड़ा करना पड़ता है। मोदी जी फ्री राशन और फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, और आप फ्री दिल्ली में 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री दे रहे हैं। आपकी रेवड़ी और बेवड़ी सरकार जनता के सामने आ गई है। अब आप अपने बचने के लिए 10 रास्ते ढूंढ रहे हैं, मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं।
आपने आबकारी नीति को आमूलचूल परिवर्तन किया। आपने 25 साल जो शराब पीने की आयु आबकारी नीति के तहत थी, आपने 21 साल कर दिया। आपने गली गली दुकान खुलवा दी। आपने मोहल्ले के वेडिंग पॉइंट, मीटिंग हॉल को भी कहा कि आप शराब परोसते, चोरी छुपे मत परोसिए, लाइसेंस लीजिए, 1 साल तक शराब बेचिए। मतलब आपने गली गली शराब का उत्सव मनवा दिया। और हिमांशु जी, आपको आश्चर्य होगा, शराब की खपत हुई दुगनी और राजस्व आया आधा। कहां गया? और उसके बाद जब ये कहने लगी कि भारी राजस्व वाली शराब नीति है, तो वापस क्यों ले ली? आपके पास तो बड़ा सा नैरेटिव सेट करने का ड्रामा है। आप पूरे देश को बताते कि राजस्व बढ़ रहा है। आपके पास कोई जवाब नहीं है और आखिर तक आपको, हिमांशु जी, इनसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। इनसे कोई जवाब नहीं मिलेगा, ये कहना है। एक और सवाल मेरा नरेंद्र कुमार जी से है। कल तक मनीष सिसोदिया जी बता रहे थे हम भगत सिंह की औलाद हैं, आज अचानक बताया महाराणा प्रताप के वंशज हैं। ये भगत सिंह से महाराणा प्रताप तक जाने की नौबत क्यों आ गई नरेंद्र कुमार सोनी जी? ये जानने में हमारी बड़ी दिलचस्पी है। आपसे जानना ये भी है आपसे कि आम आदमी पार्टी के माननीय मनीष सिसोदिया जी और आप तमाम लोग शराब नीति के संदर्भ में उठ रहे मुद्दों पर बात करने के स्थान पर उत्तर में शिक्षा, न्यूयॉर्क टाइम्स, हेल्थ, इस पर बात क्यों करना चाहते हैं? आप शराब नीति के संदर्भ में जो भाजपा के आरोप हैं, सीबीआई की जो एफआईआर है और उसके साथ उठते हुए सवाल हैं, उनके जवाब देकर जनता के मन में पैदा हो रही शंका को साफ क्यों नहीं कर देना चाहते? ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है नरेंद्र जी। आप पार्टी ने कम समय में जो ऊंचाई हासिल की है वो अचंभित करने वाली है, उसे आप इतनी आसानी से गवा क्यों देना चाहते हैं? देखिए, दो सवाल है आपके कि आपने कहा महाराणा प्रताप क्यों कहा, पहले भगत सिंह क्यों कहा। तो जो देश के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, देश के लिए जिन्होंने देश को बनाने के लिए और देश की सुरक्षा में अपना बलिदान दिया, वो सब हमारे आदर्श है। मनीष जी ने ये भी कहा, ठीक है। और सरदार भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों पे ये पार्टी चलती है, ये पहले से कहते आ रहे हैं और आप लगातार देखते भी आ रहे हैं। दूसरी बात आपने कही कि आप शराब नीति पे बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि शराब नीति का मामला वैसे है नहीं, लेकिन शराब नीति पे भी हमारे सारे प्रवक्ताओं ने, सारे नेताओं ने एक एक चीज पे बयान दे दिया है। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि 144 करोड़ वापस क्यों किए? आप फिर भारतीय जनता पार्टी से पूछे कि कोरोना काल का एक्सक्यूज लेके जब टोल वालों ने नगर निगम से माफी मांगी तो इन्होंने 85 करोड़ की उनको माफी कैसे दे दी? आप रेलवे वाले पीयूष गोयल जी से पूछिए कि उन्होंने सब्सिडी दी कि नहीं दी। आप पूछिए, आप उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछिए कि कोरोना काल के दौरान जिन जो भी डिपार्टमेंट चलते हैं, जब उनको किसी तरह की लॉस हुई, टोल वालों ने जैसे कहा कि कोरोना के दौरान गाड़ियां नहीं निकली, हमें तो लॉस हुआ, तो एमसी नगर निगम ने दिया कि नहीं दिया? पूछिए भारतीय जनता पार्टी से आप। तो ये तो एक बनाई हुई कहानियां हैं, घड़ी घड़ाई, ये रटा रटाई चीजें। पहले भी सीबीआई के छापे लगवाए थे। तो इन्होंने ड्राइवर को दिया, इन्होंने क्लीनर को दिया, इन्होंने बाकी विभागों के संदर्भ में किया, तो आपको शराबी मिले, शराब व्यापारी मिले छूट देने के लिए। नरेंद्र कुमार सोनी जी, देश में आप कितनी उम्मीदों के साथ में लाए गए, आपको एहसास है? लोगों ने आम आदमी पार्टी को एक बदलाव के तौर पर देखा है। आपने अन्ना आंदोलन के माध्यम से इस देश में नया विश्वास पैदा किया और सत्ता में आने के बाद में आपको राहत देने के लिए केवल शराब व्यापारी मिले। आपको शराब के माध्यम से राजस्व बढ़ाना ही एकमात्र रास्ता दिखा समृद्धि का। क्या वाकई आपको नहीं लगता है राह गलत चुन ली? शिक्षा में काम कर रहे थे, हेल्थ में काम कर रहे थे, इस शराब में काम करने के लिए कहा इसने आपको बोल दिया। आपको नहीं लगता है राह गलत चुनी, इसलिए इस प्रकार की मंजिल मिल रही है आपको? देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। देखिए, क्या है कि अगर ये पॉलिसी ठीक तरीके से लागू हो जाती तो 10,000 करोड़ का दिल्ली सरकार का रेवेन्यू बढ़ने वाला था इससे जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के माध्यम से जिस तरह से अफसरों को इस स्कीम पे काम करने से रोक दिया, दबाव बना करके, आज 850 दुकानें खुलनी थी, उसमें 400 भी नहीं खुल पाई, तो इससे तो सरकार को लॉस होने वाला था। मैं विनम्रता पूर्वक आपको रोकता हूं और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है आपकी दलील से। आपने कहा कि अगर हमारी ये योजना, हमारी ये नीति अगर लागू हो जाती तो 10,000 करोड़ का राजस्व आता दिल्ली सरकार को। मैं जानना ये चाहता हूं, क्या युग परिवर्तन की बात कहने वाली आम आदमी पार्टी, क्या देश का
भविष्य संवारने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल, देश के युवाओं को नई ऊंचाई देने की कोशिश करने वाले मनीष सिसोदिया के पास में राजस्व वृद्धि के लिए शराब ही माध्यम रह गया था। 10,000 करोड़ के राजस्व का आशय क्या है कि आप दिल्ली में और ज्यादा शराब की नदियां बहाएंगे, और ज्यादा लोगों को शराब पिलवाएंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा शराब पिएंगे, उससे ज्यादा से ज्यादा टैक्स आएगा, उस टैक्स से आपकी समृद्धि आएगी। क्या वाकई आपको लगता है कि आपके पास में यही रास्ता था? आपसे उम्मीद तो ये थी कि आप लोगों को नशा मुक्त करेंगे, आप शराब के माध्यम से मुनाफाखोरी को बंद करेंगे, शराब बंदी जैसे किसी अभियान को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करेंगे। आप इस पे मुग्ध हैं। 10,000 करोड़ का राजस्व ला कर देते हम। वाकई आपको नहीं लग रहा है कहां जाने का वादा आपने किया था, कहां लेकर जा रहे थे आप? नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ। अगर आप जवाब सुनना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ कि ये तो कुछ भी नहीं है। दिल्ली सरकार का ये रेवेन्यू ये तो बहुत कम है, कुछ भी नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश, ये जो कह रहे हैं रेवड़ी और बेवड़ी, सबसे बेवड़ी सरकार तो उत्तर प्रदेश की सरकार है जो 20% का रेवेन्यू जनरेट करती है शराब बेच करके। आपके कर्नाटका की सरकार है जो 20% से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करती है शराब बेच करके। भारतीय जनता हरियाणा में आ जाइए, वहां भी 14% से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है। आप कहाँ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के जितना तो दिल्ली में बिल्कुल 10% से भी कम होता है दिल्ली के अंदर। तो इसमें नहीं है। और दूसरी जो आप बात कह रहे हैं कि कहां से कहां पहुंच गई, आम आदमी पार्टी जिन आदर्शों पे बनी थी, आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, और ये मॉडल है आम आदमी पार्टी के। अगर इतनी महंगाई के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने महंगाई बढ़ाई लगातार, अगर उस महंगाई से राहत देने का काम किया दिल्ली में, तो अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल ने किया है। अरविंद केजरीवाल जी अगर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में राहत ना देते तो दिल्ली के अंदर जनता का हाल और बेहाल होने वाला था, क्योंकि इन्होंने आम आदमी को जीने लायक छोड़ा नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आम आदमी पार्टी ने तो माहौल बदला है, ये दावा अभी भी है नरेंद्र जी का। लेकिन मेरा सतीश जी आपसे एक सवाल है, इतना बेचैन क्यों है? मनीष सिसोदिया को भाजपा में लेने में आपको इतना ऐतराज क्यों है? आज प्रवीण वर्मा जी ने कहा मनीष सिसोदिया जैसे लोगों की भाजपा में कोई जगह नहीं है। किसी को भी तो छोड़ते नहीं जिसके लिए आप दरवाजा खोलते नहीं। एक से एक दागी भरे पड़े हैं जिनके संदर्भ में लंबे लंबे मामले थे, आपराधिक इतिहास था। अचानक पता चलता है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में दुपट्टा पहनाकर, गुलदस्ता देकर उनको हिस्सा बना लिया गया। तो मनीष सिसोदिया ने तो ठीक ठाक काम किया हुआ है, लोग मानते तो हैं कि इस आदमी ने कुछ ना कुछ उपलब्धियां तो हासिल की है। तो मनीष सिसोदिया के इस संदर्भ में अचानक इतनी बड़ी बात क्यों बोलने लगे? क्या परहेज हो गया मनीष सिसोदिया से आप लोगों को? अगर मनीष सिसोदिया भाजपा का हिस्सा बनते हैं तो दिक्कत क्या है? जी मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के भीतर भी सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है जी। क्योंकि केजरीवाल जी ने शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण जी, प्रोफेसर आनंद, योगेंद्र यादव, आशीष खेतान, आशुतोष और कुमार विश्वास जैसों को साथ में रहने नहीं दिया जी। इकलौते बचे हुए हैं मनीष सिसोदिया जी। अब मनीष सिसोदिया जी को भी अपनी भक्ति और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए ये हथकंडे अपनाने पड़ रहे कि नहीं साहब, मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा, मैं आपका ही रहूंगा, आपकी सरकार नहीं तोड़ूंगा। ये सब नैरेटिव आपस में भी सेट हो रहा है। इसको कई एंगल से देखने की जरूरत है। आज तो वो राजपूत हो गए हैं। आज उन्होंने कहा मैं सिसोदिया हूं, राजपूत हूं, महाराणा प्रताप का वंशज हूं। दुनिया का सबसे काबिल शिक्षा मंत्री बताया जाने वाला व्यक्ति कहां आ गया? मगर कार्यक्रमों में आप शाहीन बाग में दिखाई देते हैं, आपका ताहिर हुसैन दिल्ली के दंगों में दिखाई देता है, मौलवियों को आप पेंशन देते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर आपका कहां है? मगर जब अपने पे आई तो आप महाराणा प्रताप के पीछे छिप गए। और अगर आपको दिल्ली मॉडल देखना है, कभी हिमांशु जी दिल्ली आके देखिए, 2-3 विद्यालयों पे रंग रोगन और टाइल्स लगाने से नहीं होता है। इनके 16 विद्यालय बंद हो गए हैं आरटीआई के अनुसार। 16,000 शिक्षकों की पद रिक्त हैं। 7,000 विद्यालयों में वो नहीं है, 700 विद्यालयों में साइंस और कॉमर्स नहीं पढ़ाया जा रहा है कुछ दिख कुछ रहा है। और मोहल्ला क्लिनिक आप अगर आके देखेंगे, मोहल्ला क्लिनिक में आपको डिसिप्लिन नहीं मिलेगी। 2-3 वीआईपी इलाकों में जहां ये लोगों को लाते हैं, जहां ये पटके पहनाते हैं, जहां ये फोटो खिंचाते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्था बताते हैं, जाकर देखिए क्या स्थिति है। और कोरोना में क्या काम किया उन्होंने, ये पूरा एक सिंडिकेट है। इसलिए आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता ऐसे दावों से, इस तरह के हास्यास्पद दावों से कि मुझे बुलाया है कि आप पार्टी तोड़ के आओ, कौन है वो आदमी? आप क्यों चुप है? आप पे क्या दबाव है?
या तो आपने इतना बुरा किया हुआ है कि आप पकड़े जाने वाले हैं ईडी के द्वारा, और या फिर आप हमसे किसी और दहशत में हैं। कौन सा कारण है? आप तो अपने को वीर स्वाभिमानी, और आज तो आपने राणा प्रताप को वंशज भी बता दिया है। तो आप बताइए, शराब माफिया की गोद में खेलने वाले महाराणा प्रताप, जिन्होंने स्वाभिमान के लिए घास की रोटियां खाई थी, उनसे जोड़िए आम आदमी पार्टी अपने। पर लखड़े जी, आपने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया। मनीष सिसोदिया के लिए भाजपा में कोई गुंजाइश है कि नहीं है? शुभेंदु अधिकारी के लिए गुंजाइश हो जाती है, और भी तमाम ऐसे नेता हैं जिन पर आप गंभीर किस्म के आरोप लगाते थे, बाद में उसमें भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहना कर अपने साथ लेने में आपका गुरेज नहीं रहा। तो जानने में भर इतनी दिलचस्पी है कि अगर मनीष सिसोदिया का मन बन जाए उस तथाकथित ऑफर के संदर्भ में, तो वो ऑफर वैलिड तो रहेगा ना? भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया को अपने साथ जोड़ने लेने के लिए तैयार तो है ना? या आप यहां पर कहने की स्थिति में चाहे कुछ हो जाए, सूरज पश्चिम से निकल सकता है पर मनीष सिसोदिया को भाजपा में जगह नहीं मिल सकती, ऐसा कुछ कहने की स्थिति में आप? शराब माफिया के साथ सिंडिकेट चलाने वाले एक्यूज नंबर 1 ईडी की फाइल में जी मनीष सिसोदिया जी को भारतीय जनता पार्टी लेगी। जी ये नाक भी रगड़ेंगे तब भी नहीं आ सकते हैं। और ये अब इन पे दबाव इसलिए आ गया है हिमांशु जी, जी। क्योंकि आम आदमी पार्टी झूठ बोल के भाग जाती है। पर लाखेड़ा साहब, ये तो मगर काबिलियत की निशानी है। ये शुभेंदु अधिकारी है ना, वो भी शारदा स्कैम के मामले में एक्यूज थे, तो भाजपा का हिस्सा बन गए, तो इसीलिए तो इन लोगों को कहने का मौका मिलता है। तो आप कैसे दावा कर रहे हैं कि इस मामले में चूंकि वो आरोपी हो गए हैं तो भाजपा में जगह नहीं? थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड सवाल पैदा कर रहा है। मैं अपनी बात पहले पूरी कर लूं हिमांशु जी जिस तरह ये झूठ इन्होंने ये बोला है, ऐसे इन्होंने स्वर्गीय जेटली जी और गडकरी जी के लिए बोला था। और जब कोर्ट की फटकार पड़ी तो इन्होंने कोर्ट में जा करके माफी मांगी है अरविंद केजरीवाल जी ने, मुझसे गलती हो गई। ऐसी जितने ये झूठ बोलते जा रहे हैं, इसका भविष्य में ये माफी मांगेंगे। भविष्य में ये माफी मांगेंगे। सतीश लाखेड़ा जी के पास में असल में दलील देने का बहुत ही जायज कारण है। आपने दावा तो कर दिया मुझे प्रस्ताव मिला, पर किससे मिला इसके संदर्भ में मौन व्याप्त है, और जब तक ये मौन व्याप्त है तब तक भारतीय जनता पार्टी के पास हमलावर होने का पूरा कारण है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए नरेंद्र कुमार जी फिर आपके पास रुक कर रहा हूं। क्या आपको नहीं लगता है कि आपके शीर्षस्थ नेताओं में से एक मनीष सिसोदिया ने अपने दावे के बाद पूरी पार्टी को संकट में ला दिया है? आप जैसे सुदीप प्रवक्ताओं को भी संकट में ला दिया है। बोल तो दिया ऑफर है, पर किससे है, क्या है, इसके संदर्भ में चुप्पी साधे हुए हैं, और उनकी चुप्पी आप सबके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आम आदमी पार्टी सत्य की बुनियाद पे बनी है और सत्य की बुनियाद पर ही आगे बढ़ेगी। और जो मनीष जी ने कहा है उसका एक एक शब्द सत्य है, और ये सत्य बहुत जल्दी सबके सामने आ भी जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं, जैसा कि मनीष जी ने पर कहा। नरेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अभी क्यों नहीं आ रहा? किस बात से डरे हुए हैं, या कौन सी घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जिसके लिए आप इतना कुछ सुनने के लिए बातें? बताइए सतीश जी, क्या कुछ आपके लिए नहीं बोल दे रहे? बताइए कैसा कौन सा सवाल है जो मैं आपसे नहीं कर ले रहा? आप और आपके बाकी साथी बाकी भी चैनल पे जा रहे होंगे, सब यही सवाल कर रहे हैं। तो किस लिए इतना सुनने के लिए आप लोग मजबूर हो रहे हैं? थोड़ा इसमें बताइए ना, क्या है जिसके चलते आप अपने आप को संदेह के दायरे में रखने के लिए तैयार है पर सत्य बताने के लिए तैयार नहीं है? क्या मजबूरी है ऐसी, क्या बेबसी है, क्या लाचारी है? गया है, सत्य बता दिया गया है। आप शुभेंदु अधिकारी से जानिए कि उनको किसने ज्वाइन कराया था। आप हेमंत विश्व शर्मा से जानिए कि उनको किसने ज्वाइन कराया था। उन पे चल रही जांचें कैसे बंद हो गई, उनकी सीबीआई ईडी अब क्यों नहीं जांच कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य गुजरात में जो जहरीली शराब बन रही है उनकी ईडी क्यों नहीं जांच कर रहा है। इसमें सवाल है ना। मोदी जी सड़क का उद्घाटन। नरेंद्र जी तो दलील ऐसे दे रहे हैं कि जब मनीष सिसोदिया जी भाजपा ज्वाइन कर तभी देख लीजिएगा प्रस्ताव किसका था। अभी तो हम नहीं बताएंगे कि प्रस्ताव किसका था, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है वो इस चर्चा की वो यह है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार शराब नीति के मसले पर सवालों के घेरे में। इसमें तथ्यात्मक बात करने के स्थान पर इन आरोपों के माध्यम से बचाव का रास्ता निकालने की कोशिश शायद ही सिरे चढ़ पाए। मनीष सिसोदिया ने बहुत बड़ी बात आज सुबह बोली है। जरूरत इस बात की है कि वह इसके संदर्भ में आवश्यक तथ्यों को तुरंत सार्वजनिक करें। अगर वह तथ्यों को सार्वजनिक करेंगे तो अपनी भी साख बरकरार रखेंगे और साथ ही अपनी पार्टी की साख को भी बढ़ाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो भले ही वो अपने आप को राणा प्रताप का वंशज कहलाएं,
पर राणा प्रताप जैसा यश तो नहीं पाएंगे। देखें कि क्या अपनी पार्टी और स्वयं के सम्मान और स्वाभिमान के लिए मनीष सिसोदिया सत्य के साथ जनता के सामने आएंगे। इंतजार रहेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। जिस प्रकार की बात मनीष सिसोदिया जी ने कही, उसको लेकर सियासत में बड़ा अविश्वास का वातावरण रहता है, और इस अविश्वास को लेकर ही एक कवि ने लिखा कि कबीरा इस देश में भांति भांति के लोग, कबीरा इस देश में भांति भांति के लोग, झूठ बोल आते सत्ता में यह अजब संजोग। राजेश पटेल ने यह बात कही थी। राजनीति में लोग सत्य की अपेक्षा रखते हैं। आम आदमी पार्टी इस देश में बड़ी उम्मीद का प्रतीक रही है पिछले एक दशक से। अब ऐसे नाजुक मसले पर वह सत्य को सामने लाने के संदर्भ में अगर संकोच करेगी तो वह लोगों को निराश करेगी। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वह जो कुछ कहें उसके संदर्भ में आवश्यक प्रमाण भी साथ में रखें। भाजपा के तथाकथित प्रस्ताव के संदर्भ में यह चुप्पी उनके दावों पर संदेह पैदा करेगी। क्या इन संदेहों को वह समय रहते दूर करेंगे, जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। पर बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषयों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। समय पड़ा।